Hello friends, welcome to Choose Another IAS. Today we will discuss about historical background of the Indian Constitution. हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि इसका 1773 से 1862 तक एक्टों के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे 1892 से 1947 तक के एक्टों के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकार सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। और देखते हैं दोस्तों, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक सीमित और परोक्ष आगे देखते हैं दोस्तों, परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अगला एक्ट हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और इस एक्ट को देखते हैं दोस्तों। इस अधिनियम को माल्य मेंटल सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि माल्य मेंटल सुधार के नाम से किस एक्ट को नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब उस समय लॉर्ड माल्य इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसरॉय थे। अब इससे हमारा ये भी क्लियर हो गया कि माल्य मिंटो कौन थे, और हमारे माल्य इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे। अब इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है, उनको देखते हैं। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। अगला पॉइंट देखते हैं। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। स्वतंत्र प्रशासन सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम के प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता की वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हम इस यहाँ से समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक को रूप में किसको जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को निर्वाचक के रूप में जाना जाता है। और इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। अगला एक्ट देखते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। आगे देखते हैं दोस्तों। क्रमिक रूप से 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। दोस्तों हम जान सकते हैं कि मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इस एक्ट से डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 1919 का एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार से नाम से जाना जाता है। अब इस अधिनियम की विशेषताएं को देखते हैं। सबसे पहले
पहली विशेषता इस प्रकार है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। अगला पॉइंट, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाइव और में उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल हो रही थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसी का। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्वैध शासन व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। अगला पॉइंट इसी का। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अगला पॉइंट इसी का। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त स्थानांतरित कर दिया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं इसी का अगला पॉइंट। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो हम समझ सकते हैं आज जिसको संघ लोक सेवा कहते हैं, जिसका पहले नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अगले इसके बाद देखते हैं अगला एक्ट है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग को गठन की घोषणा की। दोस्तों, हम जानते हैं कि साइमन कमीशन का बहुत हमारे इंडिया में विरोध किया गया था, जिसके तहत इसके विरोध में ही हमारे लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के दौरान कुछ समय ही बाद उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। हम जानते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले अकेले एक भारतीय थे, वो थे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। और देखते हैं आगे। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त परिवर्तन समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब देखते हैं अगला एक्ट, सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैन जे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधि पर एक योजना आयोग की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और गांधी अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरबदा जेल में अनशन पर प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ
जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो 1935 का एक्ट है। इसी एक्ट के आधार पर हमारे भारतीय संविधान में आज बहुत सारे एक्टों को सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं, सबसे पहले इसी एक्ट को देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्र साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसने राज्य और रियासतों एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, सामर्थ्य सूची जिसमें दोनों के लिए 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अविभक्त शक्ति वायसराय के दे दी गई। और हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ कर दिया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ये व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में से समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं इसी का, इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामत संघीय व्यवस्था को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। अगला पॉइंट इसी का, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में 2 सदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसी का अगला पॉइंट, इसने दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। अगला पॉइंट इसी का, इसने मताधिकारों का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। अगला पॉइंट इसी का, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में, 1934 के एक्ट के थ्रू। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अगला पॉइंट, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। और अगला पॉइंट इसका और लास्ट पॉइंट, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई। अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक्ट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी के एक्ट के थ्रू भारत में देखते हैं, अब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। अब देखते हैं इस अधिनियम की विशेषता किस प्रकार है। पहला पॉइंट है इसका दोस्तों, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करने था।
इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। अगला पॉइंट, इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने समय संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद ने पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों समझौता संबंधों ब्रिटिश हस्तक्षेप का समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। अगला पॉइंट, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभा में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। अगला पॉइंट इसी का, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक पर स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों में नियुक्तियों करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवक कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन को अंत हो गया और समस्त शक्तियों को दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। I hope you like this video. Please subscribe, share and comments, and thanks for the watching and thank you.